हाय गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि 20,000 एमसीक्यू सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। चलिए, जैसा आप जानते हैं रोज इस समय मैं अभव नोट लेकर आती हूँ आपके लिए एमसीक्यू की क्लासेस। तो लास्ट जो है हमने 550 क्वेश्चन जो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वो समझ में आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग फर्दर 50 क्वेश्चन जो अपने देखेंगे कि आज नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन, तो नोट उसको जरूर करना है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो को देखना है अच्छे से, उसको लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए, क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following taxes is not shared between the union and the states? इनमें से वो कौन सा टैक्स है जो यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है? इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स या सेल्स टैक्स? तो बहुत सिंपल है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ टैक्सेस के बारे में। तो सेल टैक्स है वो कंप्लीटली जो है हमारे स्टेट्स के पास जाता है, उसमें यूनियन को कोई रोल नहीं होता है सेल्स टैक्स में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is the most important domestic source of planned finance? अगर हम लोग बात करें कि घरेलू जो है, अगर हम बात करें सोर्स की जहाँ पे हम लोग प्लान फाइनेंस करते हैं घर में, तो वो कौन सा है? डोमेस्टिक की बात हो रही है यहाँ पे, घरेलू क्या बोलते हैं सेविंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कौन सा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है? इसमें ऑप्शन है आपके पास, बैलेंस ऑफ करंट रेवेन्यू, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, डोमेस्टिक प्राइवेट सेविंग्स या एडिशनल टैक्सेशन। तो बहुत सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप सब जानते हैं कि हम लेडीज की आदत होती है कि वो अपने पास पैसा सेव करके रखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एक डोमेस्टिक सोर्स ऑफ प्लान्ड फाइनेंस है। जब हमारे पास डीमोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम आई थी तो बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारी लेडीज जो है निकल के आई थी जिनके पास उनकी सेविंग्स थी, तो वो उनके हस्बैंड की इनकम से भी ज्यादा सेविंग उन्होंने कर रखी थी। तो ये सब क्या है? एक डोमेस्टिक सोर्स ऑफ प्लान्ड फाइनेंस है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि क्या है इंपॉर्टेंट सोर्स, क्या है डोमेस्टिक प्लान्ड फाइनेंस का, वो है डोमेस्टिक प्राइवेट सेविंग्स है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रीजंस ऑफ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इन इंडिया। अगर हम लोग बात करें इंडिया में, जो हम लोग ऑन एन एवरेज बात करते हैं लैंड होल्डिंग, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जो है कितनी जमीन उसके अंडर है, वो बताती है हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो रीजन है जो कि कंटिन्यू जो है रीजन है लैंड होल्डिंग में डिक्लाइन का। आपको ये बताना है उनके फॉल होने का जो है क्या रीजन है। ऑप्शन है आपके पास, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि हमें विरासत में जो है जमीन मिलती रहती है। तो इवेंचुअली अगर दो भाई होंगे तो उनमें जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस वजह से लैंड होल्डिंग एक पर्टिकुलर पर्सन की कम हो जाती है। इस वजह से कंसोलिडेशन, हम लोग लैंड्स को जोड़ लेते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन, डिजायर ऑफ लैंड ओनरशिप। देखिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बिल्कुल एक रीजन है। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल एक रीजन है जिसकी वजह से जो हमारी लैंड होल्डिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि कभी कभी वो बट जाती है एक से ज्यादा लोगों में। ठीक है, इस वजह से जो है लैंड होल्डिंग, जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो कम हो जाता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है लाइक हमारे पास अगर दो जमीन है अलग अलग, हम उनको एक कर दें तो उससे लैंड होल्डिंग तो सेम ही रहेगी। तो इसमें ये जो रीजन है वो नहीं होगा, एक डिक्लाइन नहीं होगा इससे। फार्म मैकेनाइजेशन, जब हम लोग मशीनीकरण की तरफ चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी लैंड होल्डिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल रीजन है। और लैंड ओनरशिप की, भूमि के ऊपर स्वामित्व रखने की चाहत जो है, इससे भी जो हमारी लैंड होल्डिंग कम हो जाती है। उसमें हम लोग, जरूरी नहीं है कि वो उसको फार्मिंग के लिए ही यूज करें, उसको हम और पर्पस के लिए लोग फार्म हाउस टाइप भी बना लेते हैं, इससे भी जो है हमारी लैंड होल्डिंग जो है वो कम हो जाती है। तो ए, सी और डी हमारा करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू सेंट्रल टैक्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से टैक्स जो है वो हमारे केंद्र कर से रिलेटेड है, हमारे सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके पास, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड हाउस टैक्स, या कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड इनकम टैक्स। मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन पहले भी बताया है, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टैक्सेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया है कि सेल्स टैक्स जो हमारा स्टेट का पार्ट होता है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सेंट्रल टैक्स का पार्ट नहीं है वो। उसके अलावा हाउस टैक्स जो है, हम सबको पता है, हम लोग एमसीज के पास जाके जो है अपने लोकल अथॉरिटीज के पास जाके अपना हाउस टैक्स पे करते हैं, तो ये भी उसका पार्ट नहीं होगा। एंटरटेनमेंट टैक्स भी जो है वो स्टेट के अंडर आता है, तो ये भी हमारा सेंट्रल का पार्ट नहीं होगा।
तो हमारा एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स जो है वो हमारा सेंट्रल टैक्स का जो है एक पूरा सेट बन जाता है। तो आप यहाँ पे एक लिस्ट फटाफट से देख सकते हैं। सेंट्रल टैक्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। उसके अलावा स्टेट की अगर बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड टोल रोड टैक्स जो है हमारे स्टेट के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये याद होगा। मैंने आपको स्पेशली एक आरबीआई की फोटो भी दिखाई थी इसके लिए, जो उनका सिग्नेचर फोटोग्राफ होता है, राज चिन्ह जिसको बोलते हैं, वो आपको दिखाई थी। सिंबल ऑफ आरबीआई इज, आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, उसमें जो चिन्ह बना वो क्या है। ऑप्शन है आपके पास, कैपिटल ऑफ अशोका पिलर, कुबेर विद अ पर्स ऑफ मनी, टाइगर बिफोर अ पाम ट्री, अ डॉग सिटिंग इन अ डिफेंसिव स्टेट। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको आंसर याद है इसका, वो है ऑप्शन नंबर सी, टाइगर बिफोर अ पाम ट्री। चलिए एक बार फटाफट से आप इसका एक इमेज देख लीजिए, आपको याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई से रिलेटेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र का नाम क्या है। बहुत सिंपल सा है इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई नेट। ठीक है, एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको एज इट इज याद रखना है। आरबीआई नेट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन इंडिया द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग इज, अगर हम भारत में बात करें तो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज, आईओसी या एलआईसी। बहुत सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईओसी। आईओसी क्या है हमारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको हम लोग इंडियन ऑयल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आपको जो है रिलेटेड पॉइंट्स भी पता होने बहुत जरूरी है, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको जो है पता हो, फैक्ट्स जो होते हैं रिलेटेड फैक्ट्स वो पता होने चाहिए है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नाबार्ड क्या है। आपको बताना है कि नाबार्ड इनमें से कौन सा टाइप का है, बैंक है वो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। आपको बताना है कि इसमें से बैंक और नाबार्ड क्या है। तो बहुत सिंपल सा, नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, जो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है उनको हर तरीके के असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। देखिए बैंक होता तो वहां पे सिर्फ आदान प्रदान होता, लोन दिया जाता, इंटरेस्ट के उससे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है बेसिकली। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए, कभी कभी सिर्फ एब्रिविएशन भी पूछ ली जाती हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे ये आप एक देख सकते हैं, नाबार्ड क्या है, एक्टिव डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत सारी उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसीज भी इसमें होती हैं। ठीक है, किसके लिए, जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही होगी। ओके नेक्स्ट देखेंगे, आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, नहीं देखा है तो आपको वीडियो रिपीट देखनी है। आई थिंक 2-3 वीडियोस पुरानी में मैंने आपको प्रॉपर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना होता है वो अच्छे से बताया है वहां पे। क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ट्रांसफर पेमेंट, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या कैपिटल गेन्स। मैंने आपको तब भी बताया है जब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक से हम लोग नेशनल की बात करते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, मतलब अपने लोकल एरिया से निकल के नेशनैलिटी की तरफ जाते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या चीज करते हैं, वहां पे फर्क होता है हमारा नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो इनकम बाहर अर्न हो चुकी है उसकी असेसिंग हमारे कंट्री में ही होती है, जब हम लोग उसकी असेसिंग अपनी कंट्री में करने लग जाते हैं तो हम लोग डोमेस्टिक से निकल के नेशनैलिटी में बात करने लगते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से, जीएनपी का फॉर्मूला होता है जब हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हमने लोकल जितना भी प्रोडक्शन किया उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं तो हमारा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इन विच सेक्टर अ हाई रेट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। आपको बताना है कि भारत जैसे विकासशील देश में छिपी हुई बेरोजगारी की अधिक दर किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास, कॉर्पोरेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, सर्विस सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर।
बहुत इजी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो है हमारी डिस्गाइज छिपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाई जाती है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे टाइप्स की है, एक दो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक जगह नोट डाउन जरूर करिए ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन है, तो ऑप्शन है आपके पास सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या ट्रेड सेक्टर। मैंने आपको ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार समझाए हैं कि अगर बात होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या वर्कर्स की, तो वहां पे हमारी बात होती है एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर की। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे जो है किसमें बात हो रही है, शेयर में बात की जा रही है कि नेशनल इनकम शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जा रही है, तो इसका मतलब सर्विस सेक्टर जो है हमारा वो सबसे, जिसको हम टर्शरी भी नाम यहाँ पे आ सकता है, तो आपको दोनों नाम याद रखने, सर्विस या टर्शरी सेक्टर जो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गैर बैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ऑप्शन है आपके पास आरबीआई, एसबीआई, आईओबी या एलआईसी। आपको बताना है कि इसमें से जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है। हमें पता है आरबीआई लोन्स प्रोवाइड करता है, एसबीआई भी करता है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी ऑफ कोर्स बैंक है करता है, लेकिन एलआईसी जो है वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं इनमें से कौन जो है अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका कभी भी गवर्नर नहीं रहा है। ऑप्शन है आपके पास डी सुब्बाराव, सी रंगाराजन, बी भट्टाचार्य या वाई वी रेड्डी। इसमें से कौन जो है हमारा आरबीआई का गवर्नर कभी भी नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी भट्टाचार्य। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमने और जो है 3 नाम की बात की है, डी सुब्बाराव, सी रंगाराजन एंड वाई वी रेड्डी। हम देख लेंगे। देखिए जो पहला ऑप्शन था डी सुब्बाराव, वो हमारे 22nd जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। सी रंगाराजन हमारे 19th नंबर के जो है आरबीआई गवर्नर रहे थे। वाई वी रेड्डी जो हमारे 21st नंबर के गवर्नर रहे हैं। तो ये इतने अगर आपको नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंस यहाँ पे पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि और रिलेटेड टर्म्स जो भी आती हैं आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे और 3 नाम डिस्कस किए हैं, अगर वो गवर्नर रहे हैं तो आप वो कौन सी पोजीशन के रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ पता होना चाहिए। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, आपको बताना है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन है आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, सेबी या सीएलबी। बहुत सिंपल है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात है वो कौन फॉर्मुलेट करता है, आरबीआई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं हमेशा बोलती हूँ रिलेटेड फैक्ट्स हमेशा याद रखने हैं। फिस्कल पॉलिसी भी आपसे पूछा जा सकता है, फिस्कल पॉलिसी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो फॉर्मुलेट करती है, तो दोनों फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, मॉनेटरी भी और फिस्कल पॉलिसीज भी। चलिए, Who advocated the adoption of पूरा मॉडल टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी। आपको बताना है कि इनमें से जो है किसने ग्रामीण गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा मॉडल जो है अपनाने की वकालत की थी। ऑप्शन है आपके पास एम.एस. स्वामीनाथन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम या ए.एम. खुसरो। आपको बताना है इसमें से किसने जो है पूरा मॉडल जो है उसको बेसिकली आपको यूज करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए बोला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी ने ये बोला था कि आपको जो है ये एक मॉडल है वो अडॉप्ट करना है। चलिए एक बार देख लेंगे, फुल फॉर्म देखिए सबसे पहले, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, जो रूरल एरियाज है उनके पास जो हमारे अर्बन एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज का मतलब क्या है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं अर्बन में जो हमारे पास प्रोवाइडेड है वो रूरल एरियाज तक ले जाने का प्रोविजन जो है ये एक मॉडल जो है सेट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा आपको ये देखना है कि किसने जो है ये डिस्कस कॉन्सेप्ट किया था, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी ने किया था। और ये किसमें उन्होंने किया था, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जो है ये पॉइंट डिस्कस किया था अपनी बुक टारगेट 3 बिलियन में ये पॉइंट डिस्कस किया था, और उसके जो को ऑथर थे सृजन पाल सिंह। तो ये रिलेटेड फैक्ट्स हैं, आपको सारे पता होने चाहिए हैं ताकि आपको इन केस कुछ भी क्वेश्चन आता है आपको पता हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है,
वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। साइक्लिकल से ही पता चल रहा है कि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में कभी रिसेशन है, कभी डिप्रेशन है, कभी बूम पीरियड आ जाता है एकदम से। तो ये जो साइक्लिकल जो हमारी चलती है, लाइक एक साइकिल चलती है, ट्रेड साइकिल चलती है, इसमें जो भी फेजेस, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक कंपोनेंट है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का दैट रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम साइकिल्स ऑफ इकोनॉमिक अपटर्न एंड डाउनटर्न। जो भी साइक्लिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी वजह से जो बेरोजगारी हो जाती है उसको एक टर्म दिया गया है दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। भारत में संयुक्त क्षेत्र में उद्यम का एक उदाहरण निम्न में से कौन है। ऑप्शन है आपके पास मारुति उद्योग लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड या भारत एल्युमिनियम लिमिटेड। बहुत सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि करंटली अब ये बन चुका है, मारुति सुजुकी बन चुका है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज है जहां पे जो है एक दो अलग अलग फर्म जो है मिलकर एक फर्म बना लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉइंट सेक्टर क्या बन जाता है। जॉइंट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग वेयर इन द ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर शेयर्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज। ये बन जाता है जॉइंट सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट भी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी जो मिलकर है अपनी कंट्रोल और मैनेजमेंट को शेयर करते हैं। चलिए, पावर्टी गैप की अगर बात करें, गरीबी अंतराल है, पावर्टी गैप हम सब बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है हमें वो देखना है। ऑप्शन है आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन पावर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल्स ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो द लाइन, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, गैप बिटवीन डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस, या गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। तो हमें पता है कि जो पावर्टी गैप की बात होती है वहां पे हम लोग बात करते हैं हमेशा इनकम की, कि वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय स्तर के बीच में जो अंतर होता है दैट बिकम्स योर पावर्टी गैप। तो आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिच पुअर की बात नहीं करते हैं, ठीक है, डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस की बात नहीं करते हैं, और किसी तरीके से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है वैसे भी बुनियादी ढांचे की भी बात बिल्कुल नहीं करते हैं। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट है, which one of the following is included while estimating national income from income method। ऐसा सेम क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी बताया है इनकम मेथड के बारे में। वहां मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो है हमारा, इसके ऊपर जो भी कॉस्ट लगती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी 4 निकल के आती है, उन सबको जब हम टोटल करते हैं प्लस उनसे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं, प्लस एक और चीज इनकम करते हैं, मिक्स्ड इनकम, ठीक है, मिश्रित आय को भी उसमें इंक्लूड करते हैं इनकम मेथड में। तो ये सारी चीजों को जब टोटल करते हैं तो हमारे इनकम मेथड से नेशनल इनकम बन जाती है। तो मैंने आपको बता दिया है, देखिए रेंट जो है हमें पता है लैंड से निकली है, ठीक है, वेजेस जो है हमारे लेबर के लिए है, ठीक है, मिक्स्ड इनकम हम लोग एज इट इज यूज करते हैं, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या बात है, इनकम मेथड में जो है हम लोग चारों जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको प्लस उनसे रिलेटेड कोई भी अगर हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो एंड हमारा मिक्स्ड इनकम, ये चारों पांचों आइटम्स को ऐड करते हैं तो हमारा जो है इनकम मेथड बन जाता है, जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारी नेशनल इनकम। सेम यहाँ पे जो है मैंने पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हमने खर्चा किया है इट ऑल्सो इंक्लूड्स हमारी मिक्स्ड इनकम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज, एक कार्यक्रम था, एक प्रोग्राम था फूड फॉर वर्क, कार्य के लिए भोजन, इसको अब रीनेम कर दिया गया था थोड़े टाइम पहले। तो आपको बताना है कि रीनेम करके इसका क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है इसको रीनेम करके क्या रख दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो इसका नाम रख दिया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं याद रखने वाले। ये लॉन्च किया गया था 1980 में और जिसका मेन पर्पस क्या था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है रूरल एरियाज में इसको
सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया जाए, प्लस इसमें जो नाम है, जो बात मैंने आपको बोली है कि इसको रिप्लेस किससे किया गया था, इसको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम से जो इसको रिप्लेस किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक एब्रिविएशन है। देखिए बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि जितने इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी पॉइंट्स होते हैं कि वो कब सेटअप किए गए हैं, उनके फुल फॉर्म्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या अगर वो किसी और स्कीम को रिप्लेस करके बनी है या किसी की सब स्कीम है, तो सारे रिलेटेड पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए ताकि आपके लिए ईजी रहे चीज, कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, DWCRA स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म जो है या एब्रिविएशन अगर खोले तो क्या बनता है। ऑप्शन है आपके पास, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ कैचमेंट रूरल एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, डायरेक्ट वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, DWCRA की फुल फॉर्म है। चलिए एक इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये रूरल एरिया में वुमेन्स रहती हैं उनके लिए है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो है किस लिए है, ताकि उनकी जो है एनहांसमेंट कर सके, उनके पास जो भी इनकम जनरेटिंग या किसी तरीके से अगर वो इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी एसेट या कोई भी क्रेडिट उनको देना है ताकि उनके स्किल्स जो होते हैं उनको उभार सके, इसलिए जो है ये बेसिकली प्रोग्राम जो है बनाया गया है। इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव organizational support structure so that women can receive assistance in production of goods and services more effectively. Basically women's की जो है रूरल एरियाज में जो रहती हैं उनके एनहांसमेंट के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ओके, द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एम्स टू, अगर हम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की बात करें तो इनका लक्ष्य क्या है। ऑप्शन है आपके पास, provide means for greater mechanization of agriculture, improve the living condition of the poor and also promote their education and health, provide necessary resources by way of refinance to primary lenders, या none of these। बात है यहाँ पे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की। देखिए एज द नेम सजेस्ट मिनिमम नीड, जिसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हम लोग किस चीज के लिए करेंगे कि जो पुअर है उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके, ऑल्सो उनके एजुकेशन और हेल्थ को भी जो है प्रमोट कर सके। नाम से ही पता चल रहा है मिनिमम नीड प्रोग्राम। यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर की बात नहीं है, ठीक है, प्राइमरी लेंडर्स की बात नहीं है, यहाँ पे जो है बेसिक, एक जो गरीब है उसको उसकी बेसिक नेसेसिटीज मिले, इसलिए जो है ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। चलिए जो मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कब लॉन्च किया गया था, जो हमारे 5th 5-year प्लान है उसमें इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए है, ताकि जो है बेसिक नीड्स जो होती हैं, मिनिमम नीड्स जो है, या एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है इस प्रोग्राम को बनाया गया है। ठीक है, इट एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, सिंपल है, नाम से ही कभी कभी आपको पूरा अंदर का डिटेल पता चल जाता है। जो रिलेटेड पॉइंट्स जैसे 5th 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड फैक्ट्स है आपको याद रखने हैं। चलिए, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड थ्रू, अगर हम लोग बात करें भारत का भुगतान संतुलन किस प्रकार सही किया जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात है, मतलब यहाँ पे जो है उसके एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की यहाँ पे बात है। ठीक है, इंडिया के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज जो भी होंगे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो इंक्लूड करते हैं। इसको हम लोग कैसे जो है करेक्ट कर सकते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। डीवैल्यूएशन जैसे ही होगी हमारे क्या होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स प्रमोशन हो जाएगी। डीवैल्यूएट होते ही लोग क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे अपनी कंट्री को छोड़ के, उनको होगा कि यहाँ पे जो है लोगों के पास करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, उतना उनको जो बेनिफिट नहीं होगा उनके प्रोडक्शन से, इस वजह से वो एक्सपोर्ट करने लगेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे, अपने आप जो है रेवेन्यू बढ़ने लगेगा। विगरस एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट होगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बाहर से सपोज चाय मंगवा रही हूँ, चाय पत्ती मंगवा रही हूँ, उसी के लिए जो मैं सब्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री में अगर ढूंढने लग जाऊं तो ऑटोमेटिकली मुझे इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। उससे मेरा इंपोर्ट की वजह से खर्चा सारा बाहर जा रहा था, अब वो मेरी कंट्री में ही रहेगा जब मैं उसका एक सब्स्टिट्यूट जो है अपनी कंट्री में ही ढूंढ लूंगी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा तो भी मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री और इन इंडिया इज, अगर हम लोग बात करें इंटेंसिव इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब है जहां पे हमारी जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब जितने एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, इनकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होगी, वो होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। जैसे कैपिटल इंटेंसिव है वैसे लेबर इंटेंसिव भी होती है, जहां पे हमारे वर्कर्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कैपिटल में हमारी प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स जो है ज्यादा काम कर रहे होते हैं, उसका एग्जाम्पल हमें बताना है। चलिए ऑप्शन है आपके पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है, स्टील इंडस्ट्री जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव रेफर्स टू बिजनेस प्रोसेसेस और इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट to produce a good or service and thus have a high percentage of fixed assets such as property, plant and equipment। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है, कैपिटल इंटेंसिव में डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट जो है सब बहुत ज्यादा लग रही हैं, इस वजह से जो है हमारी ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट रहेगा। जितने ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी एसेट ज्यादा होंगे वहां पे डेप्रिसिएशन भी ज्यादा लगेगा। ओके, द रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। चलिए एक और प्रोग्राम की बात हो रही है, एक और स्कीम की बात हो रही है, इसको नोट डाउन जरूर करना है आपको बताना है कि जो हमारा RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, ये किसका एक्सटेंशन है, मतलब ये किसकी एक सब स्कीम है। ऑप्शन है आपके पास, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या मिनिमम नीड प्रोग्राम। जो हमारा RLEGP है ये किसका एक एक्सटेंशन है? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP का एक एक्सटेंशन है, मतलब एक उसका एक सब स्कीम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेंगे जो हमारा NREP जो एक्सटेंशन जिससे हुआ है वो लॉन्च हुआ था 1980 में, और वो किस लिए लॉन्च हुआ था हमने पहले डिस्कस किया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज में इंक्रीज करने के लिए। जो NREP है उसको भी एक्चुअली बनाया किससे गया था, हमने अभी डिस्कस किया है, उसको भी बनाया किससे गया था, उसको रिप्लेस किया गया था, उसने रिप्लेस किया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को। ठीक है, ओके। Which one of the following is not a quantitative credit control measure of a central bank? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का। हमें पता है कि जब हम लोग क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं तो मतलब वो हमारा सेंट्रल बैंक RBI ही करता है क्रेडिट कंट्रोल का काम, जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है उसको कंट्रोल वो कैसे करता है, जो मनी सप्लाई है, मनी फ्लो है, उसको कैसे कंट्रोल करता है, उसके लिए बेसिकली वो दो टेक्निक्स लगाता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसने पूछा है नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक नहीं है। देखिए बैंक रेट में हम लोग रेट की बात करते हैं तो ये नहीं हो सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी हम लोग जो है बात करते हैं किस चीज की, कि हम लोग सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग नहीं करते हैं इंक्लूड। कैश रिजर्व रेशो, यहाँ पे अगेन एक रेशो रखी जाती है, परसेंटेज में बात होती है। जो हमारा मॉरल सुएजन है, जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि कमर्शियल बैंक्स को RBI समझाता है कि इतना परसेंट जो आपको रखना है और ये आपका एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। मतलब जब हम लोग किसी को नैतिकता, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है वो समझाते हैं, वो बन जाता है हमारा मॉरल सुएजन। और यहाँ पे मॉरल सुएजन जो है वो सेंट्रल बैंक मतलब RBI जो है कमर्शियल बैंक्स को समझाता है कि उनके क्या डूज है, क्या डोंट्स है, उनको कैसा बिहेव करना है, कैसा नहीं करना है, इसको बोलते हैं मॉरल सुएजन। समझाने से जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। चलिए यहाँ पे आप फटाफट से एक मैं आपको समझा देती हूँ, एक थोड़ा सा, चलिए फटाफट से एक आपको दे देती हूँ ब्रीफिंग थोड़ी सी। देखिए मॉरल सुएजन मैंने आपको अभी बताया है। मॉरल सुएजन में हम लोग बात करते हैं एक सेंट्रल बैंक जो स्टेप लेता है, किस लिए, ताकि जो है कन्विंस कर सके कमर्शियल बैंक्स को, ताकि वो अपने पॉलिसीज जो है उसको बहुत अच्छे से जो है काम जो है ले, उसको पॉलिसीज को प्रॉपरली उन पे एक्ट करे। यहाँ पे टर्म जो यूज किए हैं मॉरल, मॉरल का मतलब होता है जब हम लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपरली फॉलो करें, उसके अलावा जो मतलब बेसिकली क्या हमारे क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गलत है, क्या सही है, उस पर ध्यान दें। और सुएजन का मतलब है जहां पे हम लोग एडवाइस करते हैं, कन्विंस करते हैं या किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिना उनको डांटे, बिना उन पे जबरदस्ती किए, बिना उनको जो है पनिश करे।
ठीक है, बात करेंगे दो तरीके के टेक्निक से, आपको नाम याद रखने हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जहाँ पे क्वांटिटी की बात हो, और क्वालिटेटिव मतलब जहाँ पे हम लोग कोई पॉलिसी नहीं लगा रहे, मतलब प्रॉपर कोई टेक्निक वो नहीं लगा रहे, परसेंटेज की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है समझाने की। नाम आपको याद रखने हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। उसके अलावा जो हम क्वालिटेटिव की बात करें, जो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछी गई थी, दैट वाज वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट पे रेगुलेशन, डायरेक्ट एक्शन लेना। डायरेक्ट एक्शन जो है मॉरल सुएजन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे जो है समझाया जाता है लेकिन साथ में पनिशमेंट भी दी जाती है। मॉरल सुएजन में सिर्फ समझाया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं या आपको ऐसा करना चाहिए है, उस हिसाब से काम किया जाता है। देन क्रेडिट राशनिंग एंड पब्लिसिटी जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव आपका एस्पेक्ट बन जाता है। चलिए, एक छोटा सा आपको ब्रीफिंग दे रही है कि टाइप्स कौन सी होती है, तो आपको नाम याद रखिए, और जो जब एग्जाम आए तो उस पॉइंट पे आपको जो उनके रेट्स होते हैं, जैसे CRR का यूजुअली 4 to 5% रहता है, SLR का आपको जो रेट रहता है आपको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें करंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, Which one of the following is not an objective of fiscal policy in India? जो हमारी कंट्री की फिस्कल पॉलिसी होती है, इंडिया की फिस्कल पॉलिसी की बात करें, इनमें से जो कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, या रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिस्कल पॉलिसी जो है इसमें से वो क्या उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसका जो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की रेगुलेशन उसका काम नहीं होता है। देखिए फिस्कल पॉलिसी में हमारी क्या टैक्सेशन रहेगी, क्या हमारी जो है पॉलिसीज रहेंगी, पॉलिसीज एज इन क्या एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रहेगा, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। हमारी इंटरनेशनल ट्रेड पे इसमें कोई किसी तरीके की रेगुलेशन नहीं होती है। फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल जो है इंडिया के लिए ही बनती है। ठीक है, क्या टैक्सेशन पॉलिसीज रहेंगी, क्या बजट रहेगा, ये डिस्कशन जो होती है फिस्कल पॉलिसी में होती है, तो इसमें रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, यहाँ पे आप फटाफट से ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख सकते हैं, क्या है, मेंटेन करना, मेंटेन एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करना, इकोनॉमी में ग्रोथ होना, एक इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का एक बैलेंस मेंटेन करके रखना, प्लस जो भी हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये हमारी फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, अब क्लियर है। वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, जब हम लोग बात करते हैं हमारी नेशनल इनकम एस्टिमेशंस की, तो इसमें से क्या क्या चीजें जो है, यहाँ पे बात सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की है, इसमें से क्या चीज जो है ऑब्जर्व करनी पड़ती है, किसको नजर में रखना पड़ता है। ऑप्शन है आपके पास, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब जो एक्सपोर्ट्स की हैं हमने उनको ऐड करना और इंपोर्ट्स को माइनस करना। The value of exports to be subtracted and value of imports to be added, value of both exports and imports to be added, या value of both exports imports to be subtracted। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं, हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे, तो सीधी सी चीज है, जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट से मतलब है हमारे पास रेवेन्यू आई है, ठीक है, हमने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, तो ऑटोमेटिकली उसको हम ऐड करें क्योंकि हमारे पास एक इनकम आई है। और उसके बाद इंपोर्ट्स जो है हम उसको सब्ट्रैक्ट इसीलिए करते हैं, जो हमारे इंपोर्ट, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, इंपोर्ट करने से हमारा खर्चा जो है, हमारा पैसा जो है बाहर चला गया है। इस वजह से जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वहां पे जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम ऐड करते हैं और इंपोर्ट्स को जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रीजन है कि वो जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो हमारे रेवेन्यू है और हमारी इंपोर्ट्स जो है हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है। चलिए एक और स्कीम की बात करेंगे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम इनटू बीइंग इन, मतलब आपको बताना है कि बेसिकली ये जो योजना है अस्तित्व में या बीइंग इन फोर्स जिसको बोलते हैं वो कब आई थी। ऑप्शन है आपके पास, अप्रैल 1995, अप्रैल 97, अप्रैल 99 या जुलाई 2001। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो कब जो है हमारे पास आई थी या कब एनफोर्स हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, अप्रैल 1999 में। मैंने हमेशा बोला है रिलेटेड फैक्ट्स, मतलब डेट, उनका हेडक्वार्टर अगर कहीं है तो वो कहाँ पे है, किस रीजन से, ऑब्जेक्टिव से वो बनी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वरोजगार ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है हमारी लॉन्च हुई थी अप्रैल 1999 में। ठीक है, जो हमारी IRDP जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है इसको रीवैम्प करके, मतलब बेसिकली रीमॉडिफाई करके इसको बनाया गया था।
ठीक है। उसके अलावा जो है इसलिए बनाई गई थी, जितने भी इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको कंटिन्यू रखें, और जितनी भी हमारी IRDP की जितनी भी फॉल्सीज थी या जो भी चीजें नहीं सेटिस्फाई कर पाए थे उनकी डेफिशिएंसीज को भी ओवरकम करने के लिए इसको बनाया गया था। प्लस इसका जो मेन रीजन था स्वरोजगार का था, तो इसमें क्या था कि फैमिली इनकम्स को इम्प्रूव करना है रूरल पुअर जो लोग हैं, एट द सेम टाइम जो उनकी लोकल नीड्स एंड रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रॉपरली जो है फ्लेक्सिबली डिजाइन करना है, इस तरीके से डिजाइन करना है ताकि वो भी चीजें जो है अपग्रेड हो सके। चलिए मैं इसको एक बार हटा देती हूँ, आपको क्लियर और चीज समझ में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं रिपीट कर देती हूँ। SGSY जो है इसका मेन पर्पस मैं आपको बता चुकी हूँ, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, मतलब कि स्वरोजगार प्रोवाइड करना ताकि लोगों की इनकम जनरेट हो सके, इसलिए भी बनाया गया था। प्लस जो हमारे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो भी फॉल्सीज थी, जो भी डेफिशिएंसीज थी, उसको भी जो है इम्प्रूव किया जा सके। प्लस इसका जो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव जिस वजह से इसको बनाया गया था वो ये था ताकि जो फैमिली इनकम है रूरल पुअर लोगों की उसको इम्प्रूव किया जा सके, और एट द सेम टाइम जो है इस तरीके का डिजाइन जो है फ्लेक्सिबल डिजाइन बनाया जा सके जो उनके लोकल नीड्स एंड रिसोर्सेज को जो है प्रॉपरली फुलफिल कर सके या उनको जस्टिफाई कर सके, उनको बेस्ट सूट करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एम्स एट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका लक्ष्य क्या है। ऑप्शन है आपके पास, प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिनिमम एसेंशियल टीचिंग लर्निंग एड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अर्बन स्लम ड्वेलर्स, ओपनिंग अप ऑफ न्यू स्कूल्स स्पेशली फॉर फीमेल चिल्ड्रन, या प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन एन एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया। ठीक है, क्वेश्चन आपको बता दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस लिए बनाया गया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आपको ये पॉइंट नहीं मार्क करना है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एजुकेशन बिल्कुल प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इसका मेन पर्पस है वो ये बताना है, ये इसलिए इसको बेसिकली बनाया गया था कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड जो टीचर्स कर रही हैं उनकी अपग्रेडेशन हो रही है कि नहीं, या उनके पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर है कि नहीं। चलिए यहाँ पे पॉइंट्स देख लेंगे। इनका जो मेन मोटिव था वो इसलिए था ताकि टीचर्स को जो है ट्रेन किया जा सके, स्पेशली जो है उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जा सके। ठीक है, उसके अलावा जो स्टेट जो है प्रोविजंस बनाता है ताकि अगर किसी तरीके की इक्विपमेंट में ब्रेकेज या रिप्लेसमेंट है उसका भी ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है परचेज करनी है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जितनी भी रेलेवेंट है उसके लिए जो है। उसके अलावा जो है 50% जो ध्यान देने का पॉइंट है यहाँ पे कि वो विमेन हो, फीमेल्स होंगी तो जो बच्चे जो होंगे ज्यादा इजीली इंटरैक्ट कर सके। तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखते ही आपको ऑप्शन नंबर डी मार्क नहीं करना है, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी एक टीचिंग लर्निंग एड्स जो होती हैं वो अच्छे से इनको प्रोवाइड की जा सके। इतना चीज क्लियर है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर्स की या अकाउंटिंग ईयर्स की। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है अकाउंटिंग ईयर इनमें से कौन सा है, अप्रैल टू मार्च, जुलाई टू जून, जनवरी टू दिसंबर या अगस्त टू जुलाई। आपको बताना है कि RBI का जो अकाउंटिंग ईयर है इनमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जुलाई टू जून। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो है अप्रैल टू मार्च जो होता है एक अकाउंटिंग ईयर होता है, नॉर्मल बैंक्स का जो है अप्रैल टू मार्च होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रिजर्व बैंक का कौन सा है, तो रिजर्व बैंक का है जुलाई टू जून। चलिए अब ये क्यों रखते हैं, बहुत एक नॉर्मल सा रीजन है इस चीज का। देखिए बैंक्स जो है अपने मार्च में 31 मार्च को उनका सारा वाइंड अप हो जाता है, वो अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो RBI को सबमिट कराती हैं। तो ये जो 3 महीने का गैप है अप्रैल से लेके जुलाई में जो उनका नया सेशन स्टार्ट होता है या नया जो है अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, इन 3 महीने के गैप में वो लोग क्या करते हैं, उन 3 महीने के गैप में जितनी भी रिपोर्ट्स उन्होंने बाकी बैंक्स ने भेजी होती है उनकी प्रॉपर असेसिंग होती है, उन पे प्रॉपर वर्क किया जाता है। उसके बाद जो है RBI अपना नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग ईयर शुरू करती है, वो 3 महीने में उनकी असेसिंग करने के बाद। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम सब गलत कर देते हैं, आपको याद रखना है। नॉर्मल बैंक का, कमर्शियल बैंक का नहीं पूछा है, RBI का पूछा था। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए। RBI का जो है नॉर्मल बैंक की बात करें अप्रैल टू मार्च होता है, लेकिन RBI की बात करें उनका होता है जुलाई टू जून। ठीक है, बिकॉज RBI जो एक सुपरवाइजर होता है, रेगुलेटर होता है, उनके क्या करता है, बैंक्स के सारे जो है रिपोर्ट्स होती हैं, बुक्स जो होती हैं, उनको एनालाइज करते हैं और एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट जो है एनुअल रिपोर्ट जो है वो बनाता है।
इतनी चीज क्लियर है? ओके। Who estimated the national income for the first time in India? इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है नेशनल इनकम किसने एस्टिमेट की थी? इसका करेक्ट आंसर मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पता है, दादा भाई न्योर जी ने जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ये एस्टिमेशन जो थी वो की थी। चलिए इससे रिलेटेड देखिए 3 पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि करंटली जो है हमारे कंट्री में जो है नेशनल इनकम एस्टिमेशन जो है कौन करता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी करती है करंटली, ठीक है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम पूछा जाए तो वो जो है दादा भाई न्योर जी करते हैं। एक और पॉइंट जो है ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है, आई थिंक इसी वीडियो में है या नेक्स्ट वीडियो में है, विल सी दैट। लेकिन एक और पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए, अ वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्राइजेस इन विच मनी लूजेज इट्स वैल्यू टू द पॉइंट वेयर इवन बार्टर में बी प्रेफरेबल इज नोन एज, वो कौन सा प्राइस है या वो कौन सी सिचुएशन है जहां पर जो है हमारी प्राइजेस जो हैं वो इतनी तेजी से, इतनी तीव्रता से वृद्धि हो जाती है उनमें, ठीक है। मतलब प्राइस के उसमें इतना ज्यादा राइज आ जाता है, बहुत रैंडम राइज आ जाता है। वो सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या डिस इन्फ्लेशन। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन हम सबको पता है कि नॉर्मल एक जो है प्राइस में राइज हो गया, दैट इज इन्फ्लेशन। यहाँ पे बात है एक रैपिड ग्रोथ इन प्राइस है जिससे मनी की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कि यहाँ पे इस सिचुएशन में बार्टर सिस्टम जो है प्रेफरेबल हो करना, तो वो सिचुएशन होती है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए हाइपर इन्फ्लेशन में फटाफट से देख लेते हैं, ये वो बेसिकली सिचुएशन आती है। नॉर्मली हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन में कि 10% राइज होगी, 20% राइज होगी। हाइपर इन्फ्लेशन ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे प्राइस राइज 50% के अराउंड बढ़ जाती है, लाइक इतना ज्यादा उसमें रैपिड और एक्सेसिव आउट ऑफ कंट्रोल जो है हमारी प्राइस राइज हो जाती है। चलिए, रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीज इन एन इकोनॉमी, ठीक है। इन्फ्लेशन से हम लोग बात करते हैं कि वही सेम चीज है कि 10% 20% बढ़ गई है, लेकिन इस केस में जो है 50% के अराउंड जो है हमारी प्राइस लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, 1 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ, 1 रुपए नोट की बात करें, हमें बताना है कि उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है ये चीज कि जो कॉइन्स और 1 रुपए का नोट है वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करते हैं। बाकी जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं वो सब आरबीआई के अंडर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी होती है प्रोड्यूस करना, इशू करना। तो यहाँ पे बात है 1 रुपी नोट की, तो ऑब्वियसली जो आरबीआई नोट इशू करते हैं उसके ऊपर जो हमारे गवर्नर के साइन होते हैं। बात है यहाँ पे 1 रुपी नोट की, तो 1 रुपी नोट किसके ऊपर किसका सिग्नेचर होता है? ऑप्शन है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के इस पे सिग्नेचर होते हैं। ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, 1 रुपी नोट की बात है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रुपी नोट जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इंडियन बैंक नोट है सर्कुलेशन में, ठीक है, जिसको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा जितने भी बैंक होंगे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इशू करता है। इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको इशू करता है, तो इसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, ना कि गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 1 रुपी नोट है, पर इसमें ज्यादा क्लियर आपको सिग्नेचर दिखेंगे नहीं, आपको याद रखना है। चलिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना, अगेन एक रोजगार जो है आ चुकी है, ठीक है। आपको इसको पॉइंट्स को याद रखना है। ग्राम पंचायत इसको इम्प्लीमेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करती है या यूनियन गवर्नमेंट करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना जो है इस बेसिकली किसके हाथों में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो है हमारी ग्राम पंचायत जो होती है इस योजना के लिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यही काम करते हैं ग्राम पंचायत। चलिए यहाँ पे फटाफट से देख लेंगे, जो पंचायत राज है इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हर एक रूरल एरिया में जो है उसको इस योजना का बेनिफिट मिल सके। प्लस अगर हम बात करें जो इसकी फंडिंग है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 80% शेयर होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 20% शेयर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीजें याद रखनी है, रिलेटेड पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इन इंडिया प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। अगर हम बात करें कि जो इतनी तेजी से शहरीकरण हो रहा है हमारे इंडिया में, उसका रीजन क्या है? ऑप्शन है आपके पास, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रेकअप ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम या अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंडिया में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि रूरल एरियाज में जो है अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है, इस वजह से लोग जो है वहां से उठकर जो है बिग सिटीज में आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पे ज्यादा होती है और लोग वहीं सेटल हो जाते हैं। इस वजह से अर्बनाइजेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। ओके, द स्ट्रैटेजिक एम ऑफ IRDP इज, आपको बताना है कि IRDP की स्ट्रैटेजिक एम क्या है। ऑप्शन है आपके पास, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इनपुट्स फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, to provide more opportunities for rural employment and credit facilities at concessional rate of interest, या none of these। आपको बताना है कि IRDP की इसमें से स्ट्रैटेजिक एम या रणनीतिक लक्ष्य इसमें से क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो बिल्कुल करेक्ट है, टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। आज की वीडियो में से तीन चार बार हमने सेम फुल फॉर्म देख ली है एग्जैक्टली। इसका क्वेश्चन जो इसी तरीके से बनता है। इसका एम क्या है, प्रोवाइडिंग एसेट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल पीपल। ऑल्सो जो इसमें काम जो होता है वो ये होता है कि गिवन टू अ टारगेट ग्रुप ऑफ रूरल पीपल बिलोंगिंग टू फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट एंड टर्म क्रेडिट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट एक अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती हैं, प्लस उनको इसी तरीके से अगर क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी फुलफिल की जाती है। किसके द्वारा, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्रीविएशंस आपको पता होनी बहुत जरूरी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, इनकम टैक्स, उसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। बहुत सिंपल है, टैक्सेस के आपको नॉलेज हो चुकी होगी। इसमें जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है वो कंप्लीटली हमारे स्टेट के पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नवरत्न PSE। इसमें से जो कौन सा है नवरत्न श्रेणी में आता है। चलिए, मैंने आपको आई थिंक कल की वीडियो में प्रॉपर एक लिस्ट जो है महारत्न और नवरत्न की दे दी है, क्योंकि मैंने आपको तब भी बोला है मिनी रत्न को याद करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि वो बहुत ज्यादा होती हैं, बट आपको महारत्न और नवरत्न जो है अब हर बार जो आपको अपडेटेड लिस्ट पता होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। आपको बताना है इसमें से नवरत्न PSE कौन सा है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो प्रॉपर आपको लिस्ट जो है प्रोवाइड किया, आपको उसको जाना है, चेक जरूर करना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बिल्कुल अपडेटेड है। तो वहां पे कोई भी नाम ऊपर नीचे नहीं है, आपको वो जरूर चेक करनी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया derives इट्स सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम। अगर हम भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा एकल स्रोत देखें तो वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, डेफिसिट फाइनेंसिंग या यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, जब भी बात होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोर्स ऑफ इनकम, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम की, तो वो हमेशा क्या होगा आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास यूजुअली इनकम टैक्स की बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोग लार्जेस्ट सोर्स की बात करें तो हमेशा वो इनडायरेक्ट टैक्स ही होगा। यहाँ पे यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। ओके, आपको बताना है कि महल नॉबिस मॉडल जो है हमारे 5 ईयर प्लान में से किससे एसोसिएटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फोर्थ 5 ईयर प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है, महल नॉबिस मॉडल जो है किस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर इज सेकेंड 5 ईयर प्लान। देखिए, हर 5 ईयर प्लान का जो है एक बेसिक मॉडल जरूर रहा है, तो आपको वो जो बेसिक नाम पता होने चाहिए और एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि वो किस उसमें पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स और रखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं लर्न करने, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए उन चीजों की। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं, जो महल नॉबिस जो है एक एसेंशियल इकोनॉमिस्ट थे हमारे इंडिया के सेकेंड 5 ईयर प्लान में, इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक एक चीज आपको याद होनी चाहिए है। चलिए, पावर्टी इन लेस डेवलपमेंट कंट्री, जो हमारे लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें पावर्टी जो है वो ज्यादातर किस वजह से है। ऑप्शंस हैं आपके पास,
वॉलेंट्री आइडलनेस है, इनकम इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटी है, या लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल। आपको बताना है कि जो हमारे लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें पावर्टी का रीजन, जो हमारी गरीबी का कारण क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, रीजन है हमारी इनकम इनइक्वालिटी जो है इसका सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, ओके। विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बैंक जो हमारे सेंट्रल बैंक की ड्यूटीज को निभाता है। ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या अबव ए एंड बी। बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इन सब का आंसर जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ओके। अमंग द रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन नॉट इंक्लूड, जब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन को सही करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके रखना है, या और भी स्टेप्स हम लोग बात करते हैं, इसमें से वो कौन सा स्टेप है जो हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं? आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से रीड करना है। इसमें हम कह रहे हैं कि कैन नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शन है आपके पास बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लोअरिंग बैंक रेट, रिड्यूसिंग बजटरी डेफिसिट, या एन एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन्फ्लेशन को इनमें से हम लोग किस तरीके से जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? देखिए, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे, ज्यादा चीजें सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बजटरी डेफिसिट को रिड्यूस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एफिशिएंट करना नहीं। अगर हमने जो हमारा बैंक रेट की बात करें, बैंक रेट को अगर हम लोग कम कर देंगे, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, बैंक रेट कम करने से कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा होगा, लाइक जो उनकी मनी सप्लाई होगी, मनी सप्लाई से, बहुत सिंपल सी चीज है, मनी सप्लाई इससे बढ़ जाएगी। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास और ज्यादा पैसा होगा, लोग और ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे, इस वजह से इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सारे पॉइंट्स आपस में बहुत इंटर रिलेटेड हैं, आपको हमेशा जोड़ के आंसर देखना है। अगर आप नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी हैं, पॉइंट्स को जोड़ के देखिए। जैसे ही बैंक रेट कम होगा, कमर्शियल बैंक्स के पास जो मनी सप्लाई वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे ही लोगों के पास पैसा ज्यादा आने लग जाएगा, वो ज्यादा चीजें खरीदने लग जाएंगे, इस वजह से इन्फ्लेशन कम होने की बजाय उल्टा और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस तरीके से जो है हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्विकली बता देती हूँ आपको। मॉनेटरी पॉलिसीज जो है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। सप्लाई साइड पॉलिसीज जो होती हैं हमारी, उस पर ध्यान रखना होता है। हमारी फिस्कल पॉलिसीज पे हमें पूरा कंट्रोल रखना होता है। एंड जो हमारी वेज इन कंट्रोल्स हैं, इन थियरीज पे भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, हमारी पॉलिसीज से रिलेटेड है, आपको पता होने चाहिए है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें से कौन सा जो है एक PSU यूनिट है, लाइक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आपको ये बताना है, बहुत इजी है ये। चलिए ऑप्शंस देखेंगे हम। बैंक ऑफ राजस्थान, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ पंजाब या कर्नाटका बैंक। इसमें से जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो इसमें से कौन सा है? ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी बैंक ऑफ इंडिया। ये बाकी के जितने भी बैंक्स हैं, बैंक ऑफ राजस्थान, बैंक ऑफ पंजाब, कर्नाटका बैंक, ये सारे हमारे प्राइवेट बैंक हैं। बहुत सिंपल सा है। बैंक ऑफ इंडिया इकलौता है जो हमारा एक पब्लिक बैंक है, उसके अलावा सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट्स हैज डन पायनियरिंग वर्क ऑन अ नेशनल इनकम? यही क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी आपसे अभी रिसेंटली, कि अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट जिसने एस्टिमेशन की थी नेशनल इनकम की, दैट विल बी दादाभाई नौरोजी। बात करेंगे करंट जो हमारे एस्टिमेशन लगाते हैं नेशनल इनकम की, वो हो जाएगा हमारे CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें कि निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय की अग्रणी कार्य किया था, वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके पास, जगदीश भगवती, ML सेठ, अमर्त्य सेन या VKRV राव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेशनल इनकम से रिलेटेड 3 अलग अलग नाम है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है ध्यान से जरूर पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। इनको अवार्ड किया गया था PhD डिग्री फ्रॉम केम्ब्रिज 1936 में। इसके अलावा जो है ये हमारे पायनियरिंग एक्सरसाइज इन्होंने की थी किसमें? हमारी इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में। तो ये एक बेसिक जो है आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, सारे आपस में रिलेटेड है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके नाम पता होने चाहिए।
Who among the following is most benefited from inflation? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन से जो है किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है 597 और 598 आपस में रिलेटेड है, फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइजेस बढ़ी हुई है। प्राइस बढ़ी होने का मतलब है हमारी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर जो है वो कम है, मतलब मनी की जो वैल्यू है, वर्थ जो है उस पोजीशन में वो कम है। जब एक मनी की वैल्यू ही कम हो गई है, जो जिस इंसान ने, किसी ने अगर किसी को लोन दिया था 1 लाख रुपए का, आज उस 1 लाख की वैल्यू ही खत्म हो गई है, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? तो वो किसको होगा? डेटर को, जिसने हमें पैसे देने थे, अब उसको पता है कि वैल्यू वर्थ खत्म हो चुकी है पैसे की, तो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो होगा हमारे डेटर्स को। अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी की बात करें कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, नुकसान उसको होगा जिसको इवेंचुअली पैसा मिलना था। आज उस 1 लाख के पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जिसको पैसा मिलना था। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पहला था कि किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा? बेनिफिट होगा डेटर्स को, जिसने पैसा देना था। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो गई तो डेटर्स बेनिफिट में रहे, और जिसको पैसा मिलना था क्रेडिटर्स, वो यहाँ पे उसको घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू वर्थ जो है वो गिर चुकी है, वो पैसे की डीवैल्यूएशन हो गई है उस वजह से। इतनी चीज क्लियर है? चलिए, द बिगेस्ट आइटम ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट्स इज, अगर हम लोग भारत के आयात की बात करें तो सबसे बड़ी जो इंडिया की इम्पोर्ट है इसमें से वो कौन सी है? आयरन और माइका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडिया की सबसे ज्यादा इम्पोर्ट्स जो है वो किस आइटम की है? तो बहुत सिंपल है, हम सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तभी हमारे देखिए जो पेट्रोल का प्राइस है कभी अप कभी डाउन, ये किस वजह से? क्योंकि वो हम ज्यादातर इम्पोर्ट कराते हैं, तो जैसे हमारे इम्पोर्ट में एक्सपेंडिचर का ऊपर नीचे आता है तो उसका सारा भुगतान जो है, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं पेट्रोल के, उनको करना पड़ता है। तो बिगेस्ट आइटम ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का, Which of the following is specially designed scheme for the welfare of Indian women introduced recently by General Insurance? जनरल इंश्योरेंस ने जो है हमारे विमेंस के लिए, इंडियन विमेंस के लिए जो स्पेशली कौन सी एक स्कीम जो है लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके पास राजेश्वरी, भाग्य राजेश्वरी, भाग्यश्री, राजा लक्ष्मी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजेश्वरी। देखिए, अब ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई है? क्योंकि देखिए, अगर एक इंडियन वुमेन की बात करें, उनको बहुत सारे जो है, अगर हम लोग बात करें किसी तरीके की डेथ या डिसेबलमेंट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, रेप की वजह से, कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, उनका सिजेरियन डिलीवरीज हुई है, इन सब की वजह से अगर उनको किसी तरीके की भी दिक्कत हो गई है, इसमें जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है कि इंश्योरेंस एड प्रोवाइड किया जाता है, प्लस अगर कोई उनकी लीगल एक्सपेंसेस है, कोई डाइवोर्स क्या बोलते प्रोसीडिंग्स हैं, इन सब के केस में जो है हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी राजेश्वरी। मतलब स्कीम का नाम है राजेश्वरी, जो इंडियन वुमेन्स को प्रोवाइड की जाती है। इतनी चीज क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन जो समझ में आए हैं। कोई दिक्कत है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको। चलिए, जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ कि आपको घर पे रहना, सुरक्षित रहना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तब तक आई विल सी यू अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, मेरे वेट करिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है आपको, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच।